हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, उसी टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और उसका आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें प्रश्न भी रहते हैं और उसके नीचे उत्तर लिखने के लिए जगह छोड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका दोस्तों कुछ इसी टाइप के आता है। ठीक है, जिसमें आपको दोस्तों इधर पंजीयन संख्या, पंजीयन वर्ष, रोल नंबर, रोल कोड दोस्तों ये सब भरना रहता है। ठीक है, इस तरह से लिपि, तिथि जो भी है दोस्तों ये भरने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको आगे क्वेश्चन शुरू होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैक बोर्ड के द्वारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव कि 4 उसमें ऑप्शन रहेगा कि प्रकाश किरणें गमन करती है, तो दोस्तों सीधी रेखा में गमन करती है। तो दोस्तों इसको आपको ऐसे मार के छोड़ना नहीं है। उसके नीचे दोस्तों उत्तर लिखने के लिए बॉक्स खाली छोड़ा रहेगा इस प्रकार से दोस्तों। उसको आप सही आंसर का है दोस्तों ए है, आप इस प्रकार से ए लिख सकते हैं, या साथ में उसमें जो लिखा हुआ है ऑप्शन वो भी लिख सकते हैं कि ए सीधी रेखा में। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आप ए लिख के छोड़ सकते हैं, या ए में जो लिखा हुआ है वो भी दोस्तों आप लिख सकते हैं कि सीधी रेखा में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठ पर। तो दोस्तों प्रकाश परावर्तन के नियम सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आंसर आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ लिख देना है दोस्तों डी, सही इसका आंसर हो जाएगा। आप डी लिख के भी छोड़ सकते हैं, या दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सभी परावर्तक पृष्ठों पर। ठीक है दोस्तों, इस तरह भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। तो एग्जाम में आप दोस्तों इस प्रकार से ए लिख सकते हैं, साथ ही मन है तो आप ए भी लिख सकते हैं कि सी पर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सी। ठीक है, आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं ए, मन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आधी। ठीक है, साथ में उसका ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो भी लिख सकते हैं। तो 6 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पश्च दृश्य दर्पण दोस्तों यानी कि साइड मिरर में। तो वाहनों में दोस्तों साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। इस प्रकार से इसके आंसर आप लिख सकते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो 8 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि किसी लेंस की क्षमता पी और उसकी फोकस दूरी एफ के बीच क्या संबंध होती है। तो P बराबर दोस्तों होता है 1/f होता है। ठीक है, ये लोग के बीच यही संबंध होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि सामान्य दृष्टि के वश्यक के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो 10 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। इसका आंसर आप इस प्रकार से ए लिख सकते हैं। तो 11 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हो कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों ऐसा द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। ठीक है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, तो होगा द्विव विस्थापन होगा। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन यहाँ गलती दिया हुआ है कि डी में होना चाहिए था द्विव विस्थापन। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, द्विव विस्थापन। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि उपचयन में
ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वृद्धि होती है। तो दोस्तों उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होती है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो 13 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो X का नाम क्या है। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का उपयोग का होता है, सफेदी करने में होता है, बुझा हुआ चूना में, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसलिए इसका आंसर आप बी इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है दोस्तों, क्षारीय होती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्षारीय। दोस्तों आप इसी प्रकार से आंसर एग्जाम, फाइनल एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो 15 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। तो दोस्तों अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह बिलियन है। तो दोस्तों क्षारीय विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या करता है दोस्तों, नीला कर देता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि चाकू से काटा जा सकने वाला धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें से सभी। तो दोस्तों चाकू से लिथियम को भी काट सकते हैं, सोडियम को भी काट सकते हैं, पोटेशियम को भी काट सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए। तो 18 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि सीसा एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो दोस्तों सीसा एवं टिन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सोल्डर, ठीक है। आगे बढ़िए। तो 19 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि द्विव अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। तो द्विआबंध और त्रिआबंध वाले यौगिक दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। तो 20 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। तो दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं और एल्काइन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं डी, ठीक है। आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो दोस्तों अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा। अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि मानव अलिंद में कितने कोष्ठक होते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव अलिंद में कितने कोष्ठक होते हैं। तो अलिंद में दोस्तों अलिंद 2 प्रकार के होते हैं, तो अलिंद में 2 कोष्ठक होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो दोस्तों मस्तिष्क इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो दोस्तों इंसुलिन के कारण मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज रोग होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो 25 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। तो दोस्तों किसी भी जीव का अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए यानी कि अपने जाति को बचाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, जनन, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। दोस्तों डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। तो 27 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। युग्म माने दोस्तों जोड़ी होते हैं। तो दोस्तों 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो 28 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो दोस्तों वंशागत लक्षणों को जीन नियंत्रण करता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। तो 29 क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ है कि अक्षय ईंधन की विशेषताएं हैं
प्रज्वलन ताप निम्न हो, बी उष्मीय मान उच्च हो, सी सस्ते एवं सरलता से उपलब्ध हो, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों अच्छे ईंधन की इनमें से सभी विशेषता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन दोस्तों इनमें से कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी इनमें से सभी, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोस्तों फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन शायद पूछे जाएंगे, उसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो आपको ऑप्शन सही लगता है उसका दोस्तों नीचे आंसर इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है दोस्तों। कुछ दोस्तों आप लोग के लिए डेमो के लिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाए हैं दोस्तों, वो भी आप लोग देख लीजिए। तो 31वां क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, खाली से बॉक्स दोस्तों छोड़ा रहेगा, ठीक है, कि एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर स्थित वस्तुओं अथवा निकट स्थित वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप से दिखाता है। मानव नेत्र के स्पष्ट रूप से देखने की यह क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। इसका आंसर दोस्तों आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 32 क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से दिया हुआ कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों आपको इस प्रकार से लिख देना है, खाली बॉक्स छोड़ा रहेगा कि धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दोस्तों ऊपर क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके नीचे खाली बॉक्स छोड़ा रहेगा जिसमें आपको आंसर लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार के आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों।